करते हैं इस क्वेश्चन को। शानदार क्वेश्चन है, शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि ए Z1 B Z2 और C Z3 जो है ट्रायंगल ABC के शीर्ष हैं, जिसका परिकेंद्र कितना है 0,0 है। ठीक, पहले सिचुएशन बना लेते हैं अपन, हमेशा की तरह सिचुएशन बनाइए। क्या कहते हैं सिचुएशन? ए Z1 है ना, B Z2 ओके और C Z3 है, क्लियर। और उसका परिकेंद्र कितना है 0,0 है। इसको O नाम देते हैं अपन, O नाम, ठीक है, दे देते हैं। चलिए, अच्छा वही कह रहा है कि ये जो आपका पास सर्किल है, सरकम सर्किल है, ठीक है। अच्छा वो कह रहा है जो लंब आप डालोगे उन लंबों का, वो जो लंब आप डालोगे, जैसे आपने लंब डाला, ठीक है, वो यहाँ पर D पर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर E पर मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर F पर मिल रहा है, ऐसा वो कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज के जो लंब हैं, जो लंब अपन डालेंगे उसके अंदर, वो परिवृत्त को DEF पर मिलते हैं। थोड़ा सा हो सकता है हिंदी लैंग्वेज मेरी प्रॉपर ना हो, पर हाँ क्वेश्चन में जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है, उसका ये परिवृत्त वृत्त है, ठीक है, यहाँ से जो आपने लंब डाला वो D पर मिल रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर जो लंब डाला वो E पर मिल रहा है वृत्त को, और यहाँ से जो लंब डाला वो कहाँ पर मिल रहा है, F पर मिल रहा है, ठीक है। अब करना है क्या, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज कर चुके हैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या था कि दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो कौन कौन सी रेखाएं लंबवत है? ये रेखा, ठीक है ना, दिख रहा है, ये रेखा और ये रेखा लंबवत है, दिख रहा है आप लोगों को, तो ये रेखा और ये रेखा लंबवत है। जब दोनों रेखाएं लंबवत है तो हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया ZD। चाहो तो एरो ऐसे बना लो, कैसे बना लो, एरो आपकी मर्जी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत है तो हम लंबवत का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। लंबवत का कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम, है ना, अब हम क्या करते हैं, लंबवत का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, राइट। अच्छा लंबवत का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ एरो आप कहीं भी लें, किसी बच्चे के मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर आपने जब डेरिवेशन कराया था तो आपने एक एरो इधर लिया था और एक एरो आपने इधर लिया था। अगर आप चाहें तो एरो इधर ले लें, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एरो उधर लें, इधर लें, लंबवत की शर्त लगानी है, बस आपको कुछ नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। तो मैं ठीक है लगाता हूँ कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, ये दो रेखाएं लंबवत हैं। तो आप याद करिए जब दो रेखाएं लंबवत है तो मैंने एक शर्त लिखवाई थी आपको, है ना, क्या लिखवाई थी, मैंने एक शर्त लिखवाई थी कि दो रेखाएं जब लंबवत होती है उसकी शर्त होती है, देखना मैं क्या लिखवा रहा हूँ, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार प्लस, है ना, Z1 माइनस ZT अपॉन Z1 बार माइनस ZD बार बराबर 0 होगा। ये शर्त मैं लिखवा चुका हूँ दो रेखाओं के लंबवत होने की, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त क्या लिखवाई है मैंने, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार, और ये शर्त लिखवाई है Z1 माइनस ZT अपॉन Z1 बार माइनस ZD बार बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा अब एक चीज़ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो त्रिज्या होगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो भी त्रिज्या होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 और मॉड ZD सब बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, R के। क्लियर, समझ में आ गया। वो तो होता ही ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ से Z1 बार, है ना, Z2 बार, है ना, यहाँ से Z3 बार बराबर ZD बार बराबर आएगा R² के। समझ में आ गया कैसे आया, मैंने वर्क कर दिया, सिंपल सा फंडा मैंने वर्क कर दिया, वर्क करते ही आपके पास ये आ जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छे से देखना मैं क्या करूँगा। इसको मैंने ऐसे लिखा, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस ZT प्लस Z2 बार माइनस Z3 बार अपॉन Z1 बार माइनस Z3 बार बराबर 0। समझ में आ गया, सिंपल सा फंडा। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया, तो गणित इतनी तो हमें आती है, इतनी आनी भी चाहिए ना, इतनी हमें आनी भी चाहिए। क्लियर, आ गया। यहाँ तक आने के बाद अब क्या करेंगे देखना भैया, है ना। यहाँ से आप बताओ Z1 बार क्या आएगा, Z1 बार बराबर आएगा R² अपॉन Z1 बार बराबर क्या आएगा, R² अपॉन Z1। तो देखिए क्या आएगा, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस ZD प्लस Z2 बार कितना आएगा, Z2 बार आएगा R² अपॉन Z2, ठीक है। ये कितना आएगा, R² अपॉन Z3, ये कितना आएगा, R² अपॉन Z1, और ये आएगा R² अपॉन ZD बार, ये आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा भैया, R² कट गया, तो कितना आएगा, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस ZD प्लस ये आएगा Z3 माइनस Z2 अपॉन ZD माइनस Z1, ठीक है, और कितना आएगा Z1 ZT अपॉन Z2 Z3 बराबर 0। ये आपके पास आ गया, ठीक है। सिचुएशंस बिल्कुल क्लियर रखें, करना क्या है वो क्लियर रखें। रेखाएं लंबवत है तो क्या करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद देखिए एक चीज़ समझना आप लोग, है ना, इसमें से अगर ऊपर से माइनस कॉमन लूँ तो Z2 माइनस Z3 बनेगा माइनस कॉमन लेने के बाद, और नीचे से माइनस कॉमन लूँगा तो Z1 माइनस ZD बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, Z2 माइनस Z3 अपॉन
Z1 माइनस ZT कॉमन आ रहा है, तो क्या बच क्या रहा है आपके पास? बच रहा है 1 प्लस Z1 ZD अपॉन Z2 Z3 बराबर 0। करेक्ट है। अब आखिर सुनो मैथ्स क्या कहती है। मैथ्स ये कहती है भाई देखो, मैथ्स ये कहती है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यही होगा ना। लेकिन ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इसको 0 करता तो Z2 बराबर Z3 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। यार Z2 और Z3 तो अलग अलग जगह पर है, Z2 और Z3 तो अलग अलग जगह पर है ना, तो Z2 बराबर Z3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि Z2 बराबर Z3 हो जाएगा तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ट्रायंगल वाला केस ही अलग हो गया, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं, तो 0 नहीं सकता। तो कौन 0 का? ये चीज़ 0 होगी, इसको 0 कर दीजिए। तो इसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? Z1 ZD अपॉन Z2 Z3 बराबर -1। तो ZD बराबर कितना आ गया? -Z2 Z3 अपॉन Z1। क्लियर। जब आपने ZD निकाला, ये निकाला, तो क्या आया आप देखना। ZD में सामने वाला Z1 है, तो ZD के निकालते समय Z1 सामने वाला अपॉन में आया, ठीक है। तो ZE लिखते समय सामने वाला Z2 है तो वो अपॉन में आएगा, और ZF लिखते सामने वाला कौन है? Z3 अपॉन में आएगा। ये लीजिए सर, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है? ZD ZE और ZF ये आपके पास आ गए। तो एक क्वेश्चन था, ये मैंने इसलिए कराया आपको, है ना, क्योंकि रोटेशन पे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए, पर मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जिसमें लाइन्स अगर परपेंडिकुलर तो क्या करेंगे। तो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर तो हमने उस कंडीशन का यूज़ किया है, राइट। तो इस तरह से अपन ZD ZE और Z1 निकाल ZD ZE और ZF निकाल सकते थे। आपसे पूछा गया था ये क्या होगा, इसको निकालिए और इसको निकालिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दमाइवर प्रमेय की, डी मूवर्स थ्योरम। दमाइवर प्रमेय, दमाइवर्स प्रमेय, ठीक है, ओके। नाउ हम बात करते हैं दमाइवर प्रमेय की। दमाइवर प्रमेय क्या होता है, राइट। देखिए दमाइवर प्रमेय समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए दमाइवर प्रमेय होती है cos थीटा प्लस, है ना, cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा की पावर n, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? ये होता है cos n थीटा प्लस आयटा sin n थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा की पावर n बराबर होता है cos n थीटा प्लस आयटा sin n थीटा। इसे हम बोलते हैं दमाइवर प्रमेय, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हमेशा क्लियर होनी चाहिए। क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए? कि n क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए n जो है पूर्णांक हो सकता है, यानी n परिमेय हो सकता है। बेसिकली बोला जाए तो, देखा जाए तो n परिमेय हो सकता है, पर इसको कैटेगरी वाइज में डिवाइड करूंगा, यानी n पूर्णांक भी हो सकता है, 4/3 3/2 भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना n अपरिमेय नहीं हो सकता, n अपरिमेय नहीं हो सकता, ध्यान रखना। मतलब कल को आप इस पर लगाना चाहो कि cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा की पावर √2, ठीक है, और आपने लिख दिया बराबर में cos √2 थीटा प्लस आयटा sin √2 थीटा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना अपराध है, गलत है ये, क्लियर। अगर आपके पास n अपरिमेय संख्या है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, पहली बात ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्याओं पर नहीं लगेगा। दूसरी बात, फॉर्म यही होनी चाहिए, cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा की ही फॉर्म होनी चाहिए, ठीक। अगर मुझे दमाइवर प्रमेय लगानी है तो cos थीटा प्लस आयटा sin थीटा की ही फॉर्म होनी चाहिए। अगर फॉर्म कोई और है तो फिर हम दमाइवर प्रमेय नहीं लगा पाएंगे, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं sin थीटा प्लस आयटा cos थीटा की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, sin थीटा प्लस आयटा cos थीटा की पावर n लिखा हुआ है। आपने इसको लिख दिया sin n थीटा प्लस आयटा cos n थीटा, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है, ऐसा आप ना करें, क्लियर। कभी भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप ऐसा कर रहे नहीं। आपको करना क्या है फिर? तो जब भी आपके पास sin थीटा प्लस आयटा cos थीटा की पावर n आए तो उसके दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? पहला तरीका मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि दमाइवर प्रमेय लगे तो साइन को लिखो cos 90 माइनस थीटा प्लस आयटा साइन, ठीक है, 90 माइनस थीटा लिख लेंगे, और अब आप आराम से दमाइवर प्रमेय लगा सकते हैं, क्लियर। अब आप आराम से दमाइवर प्रमेय लगा सकते हैं। दमाइवर प्रमेय लगाने का मतलब है बेटा cos n आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, प्लस आयटा साइन n आएगा, और 90 माइनस थीटा आएगा। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, दमाइवर प्रमेय लगानी है। इसका मतलब पहली बात आप साइन को cos में लिखो, उस cos को साइन में लिखो, फिर इसके बाद आप दमाइवर प्रमेय लगाओ, लग जाएगी। मेथड नंबर सेकंड क्या है? मेथड नंबर सेकंड है बेटा, एक काम करो, यहाँ से आयटा कॉमन लो, बाहर क्या आएगा? आयटा की पावर n, क्या बचेगा? cos थीटा बचेगा और माइनस आयटा साइन थीटा बचेगा। समझ में आ गया? क्लियर। अब आप दमाइवर प्रमेय लगा सकते हो, तो क्या आएगा? आयटा की पावर n
और ये आ जाएगा कॉस एन थीटा, ठीक है, और माइनस आइटा साइन एन थीटा। तो दो बेसिक बातें हैं। क्या दमाइवर प्रमेय हमेशा लगेगा, मैं आपको बता दिया, अगर ये फॉर्म है तो हम लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब एन परिमेय हो या पूर्णांक हो, दोनों केस में लग जाएगा, ठीक है। एन अपरिमेय है तो नहीं लगेगा। फॉर्म कौन सी होनी चाहिए? फॉर्म यही होनी चाहिए। अगर फॉर्म ये नहीं है तो बनाएंगे कैसे? साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा की पावर एन को पहले मैं ऐसे लिखूंगा, या तो ऐसे लिखूँ तब लगा सकता हूँ दमाइवर प्रमेय, या फिर ऐसे लिखूँ तब मैं दमाइवर प्रमेय लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं, यहीं पर आप बोल सकते हैं, इसको कैटेगरी वाइज अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो चीज़ हमने लिखी है ना, एन अगर पूर्णांक है तो, ठीक है, और इसको हम कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा प्लस कुछ और वैल्यूज हमारे पास आएंगी, है ना, वो भी हम लिख सकते हैं। कब? जब एन क्यू माइनस आई है, ठीक। ये मैं आपको कहता हूँ तो लिखवाने के लिए, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। आप तो सीधा दमाइवर प्रमेय लगाइएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग मत लगाइए। अगर एन पूर्णांक है तो सीधा ये आ जाएगा, और अगर एन पूर्णांक नहीं है, क्यू माइनस आई है, तो उसमें क्या होगा, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस कुछ और वैल्यूज भी साथ में ऐड होंगी, वो आएंगी, वो आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, राइट। पर अभी आप फिलहाल ध्यान रखिए कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर एन क्या होता है, कॉस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा होता है। ये दमाइवर प्रमेय है, ये आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। और एन का ध्यान रखें, एन परिमेय होना चाहिए। एन पूर्णांक हो सकता है, परिमेय हो सकता है ना। परिमेय है तो पूर्णांक अपने आप उसके अंदर आ जाता है, पर एम परिमेय के लिए नहीं लगेगा। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की ही फॉर्म होनी चाहिए। अगर फॉर्म चेंज है तो फिर आपको करना पड़ेगा उसमें कन्वर्ट करके ही फिर आप दमाइवर प्रमेय लगा पाएंगे, राइट। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ इसमें, क्लियर। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम बहुत सिंपल से क्वेश्चन देते हैं। देखिए सिंपल से क्वेश्चन देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 1 प्लस आइटा की पावर 12, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, 1 प्लस आइटा की पावर 12 है ना, इसको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले तो एक काम करते हैं, जैसे 1 प्लस आइटा है ना, तो 1 प्लस आइटा, तो इसका मॉड तो हम निकाल लेंगे। इसका मॉड z कितना होगा? 2 भाई, इसका मॉड निकाल लेंगे, √2 आ जाएगा, सॉरी 1 प्लस आइटा का मॉड √2 आ जाएगा। इसका थीटा निकाल लेंगे, थीटा कितना आएगा? थीटा आएगा tan इनवर्स 1/1 यानी π/4 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो इसका मॉड निकाला, √2 आया, इसका थीटा निकाला, π/4 आया। तो z को कैसे लिखूंगा मैं? तो z को मैं लिखूंगा √2 cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4। ये मेरा z आ गया, ठीक है ना। z आ गया, समझ में आ गया मैंने क्या किया। जैसे 1 प्लस आइटा की पावर 12 है, बिल्कुल ठीक है, तो z बराबर 1 प्लस आइटा हो गया। इसका मॉड निकाला तो √2 आ गया, इसका एंगल निकाला तो π/4 आ गया, तो z आ गया, क्लियर। अब आपको चाहिए z की पावर 12, ठीक है। आपको क्या चाहिए? इसकी पावर 12, तो क्या लिखेंगे? √2 की पावर 12, और उसको क्या लिखेंगे? cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4 और उसकी पावर 12, ठीक है। समझ में आ गया। अब 12 आगे आ जाएगा, 12 आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2 की पावर 6। ये 12 आगे आएगा तो कितना बनेगा? cos 3π प्लस आइटा साइन 3π, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2 की पावर 6, cos 3π कितना होता है? -1, साइन 3π कितना होता है? 0। तो आपका आंसर आ गया -2 की पावर 6। तो एक सिंपल सा एक रूटीन प्रॉब्लम होती है ना, जिसे बोलते हैं नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन होता है, वो है ये। तो एक नॉर्मल रेंज का क्वेश्चन था, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अच्छा, 1 प्लस आइटा की पावर है, 1 माइनस आइटा की पावर है, सॉल्व करते हैं। देखिए करना है क्या है। जैसे 1 प्लस आइटा की बात करता हूँ मैं, तो आपको पता ही है इसका √2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा पिछले क्वेश्चन से। और 1 माइनस आइटा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आएगा √2, ये कितना आ जाएगा? cos π/4 आएगा, और माइनस आइटा साइन π/4 आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? 1 प्लस आइटा की पावर n प्लस 1 माइनस आइटा की पावर n। तो 1 प्लस आइटा की पावर n और 1 माइनस आइटा की पावर n कितना आ जाएगा भाई? ठीक है, तो इन दोनों की पावर n तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आपके पास? cos π/4 प्लस आइटा साइन π/4 की पावर n, ठीक है। और इधर कितना आएगा? cos π/4 माइनस आइटा साइन π/4 की पावर n, क्लियर। तो जब आप डिमूवर्स थ्योरम लगाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2 की पावर n/2, है ना। वो कितना आ जाएगा? तो cos n π/4 प्लस आइटा साइन n π/4, ठीक है। cos n π/4 माइनस आइटा साइन n π/4, क्लियर। कितना आंसर आ गया आपका? 2 की पावर n/2 और इंटू 2 cos n π/4, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया। तो बेसिकली ये अगर हम देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे करने हैं, राइट। तो चलिए इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं।
इसको एप्लीकेशन बोलो या कुछ भी बोलो, है ना, जो चीज़ समझाई है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ डी मूवर्स थ्योरम, DMT, एप्लीकेशन ऑफ डी मूवर्स थ्योरम, DMT, है ना। ठीक, पहली एप्लीकेशन है Z की इंटीग्रल पावर्स को सॉल्व करना, Z की इंटीग्रल पावर्स को सॉल्व करना, ठीक है, Z की इंटीग्रल पावर्स को सॉल्व करना। ठीक, जैसे मान लो Z की पावर 4 आ गया, Z की पावर 5 आ गया, Z की पावर 6 आ गया, Z की पावर 10 आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए हम अभी मैंने क्वेश्चन कराई दिया आपको, क्वेश्चन Z की पावर 12 मैंने कराया था। तो बेसिकली Z की इंटीग्रल पावर को सॉल्व कर सकते हैं इससे। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लेते हैं Z बराबर मेरे पास है R cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। मेरे पास Z बराबर क्या है, R cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो Z की पावर n क्या होगा, वो होगा R की पावर n, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n। क्लियर, यहाँ तक लिख लेंगे। यहाँ तक आने का क्या होगा बेटा, यहाँ तक आने का जब डिमूवर्स थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा cos n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, यही आएगा पक्का। तो यहाँ से अगर अपन बात करें तो Z की पावर n बराबर आ गया R की पावर n, ठीक है, cos n थीटा प्लस आइटा R की पावर n साइन n थीटा। क्लियर। आपसे कोई पूछता है कि Z की पावर n का वास्तविक भाग क्या होगा, ये इसका वास्तविक भाग है। आपसे कोई पूछता है Z की पावर n का काल्पनिक भाग क्या होगा, तो ये उसका काल्पनिक भाग है। समझ आ गया। तो ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है और कुछ भी नहीं है फ़र्क। तो सिंपल सी बात है, ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, Z की पावर n है, सिंपल, राइट। अब आप इस पर कोई भी क्वेश्चन लोगे तो आपसे पूछा जाए वास्तविक भाग निकालो, तो सीधा आप ये कैलकुलेट करके दे सकते हो। काल्पनिक भाग पूछेगा तो आप ये कैलकुलेट करके दे सकते हो, राइट। जैसे इस पर मैं क्वेश्चन लूँ आपके सामने, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया, 1 प्लस आइटा √3 की पावर 6 माइनस 1 माइनस आइटा √3 की पावर 6। सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है 1 प्लस आइटा की पावर 8 और 1 माइनस आइटा की पावर 8, ठीक है। तो एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। देखिए कैसे करेंगे। मैं बहुत बेसिक सवाल ले रहा हूँ अभी, तो बहुत बेसिक सवाल ले रहे हैं। अभी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी हम बहुत बेसिक सवाल ले रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया पहला वाला, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब 1 प्लस आइटा √3 से, है ना, इसको Z बोल देता हूँ, चलो एक बार को इसको Z बोल दिया। तो इसका मॉड क्या आएगा भाई, इसका मॉड आएगा 2, ठीक है। थीटा आप निकाल ही लेंगे, थीटा कितना आएगा tan इनवर्स √3, यानी थीटा कितना आएगा π/3। आ गया, क्लियर है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइंड होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड हो गया 2 cos π/3 प्लस आइटा साइन π/3 लिख दूँ, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 6 cos π/3 प्लस आइटा साइन π/3 और उसकी पावर 6, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर भी क्या होगा, बीच में माइनस आ जाएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ कितना आएगा cos π/3 माइनस आइटा साइन π/3 और उसकी पावर 6, ठीक है। चलिए, अच्छा 2 की पावर 6 कॉमन आने के बाद अब मैं लगा रहा हूँ, पावर आगे आ जाएगी तो 6 आगे आएगा, तो 6 यहाँ भी आएगा, 6 यहाँ भी आएगा, 6 यहाँ आएगा तो क्या आएगा cos 2π प्लस आइटा साइन 2π, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर कितना आएगा माइनस cos 2π माइनस आइटा साइन 2π। कैसे आया, डिमूवर्स थ्योरम से आ गया। अब हम जानते हैं कि साइन 2π कितना होता है, 0। साइन 2π कितना होता है, 0 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो क्या बचा, ये दोनों तो 0 हो गए और cos 2π से cos 2π कट गया, कितना आंसर आएगा 0। कितना आंसर आएगा 0, ठीक है। तो इसी तरह से आप दूसरा वाला आंसर भी कर सकते हैं। इसका आंसर 32 आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 32 आएगा। आप करिएगा उसी तरीके से जैसे मैंने करके दिखाया। तो ये फ़ायदा है डिमूवर्स थ्योरम का। डिमूवर्स थ्योरम की एप्लीकेशन है, किस टाइप के क्वेश्चन हम डिमूवर्स थ्योरम से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0 है, sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा 0। उसने ये भी बोला है कि ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। तो आपसे एक एक करके पूछा है इन सबकी वैल्यू क्या होगी, राइट। देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊँ, है ना, फर्स्ट पार्ट पे चला जाऊँ, आप ये देखो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये तो चीज़ 0 है ही, ये चीज़ भी 0 है, ठीक है। तो पहली बात तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है। समझ में आ गया क्या है। आप पहली बात समझो, a प्लस बी प्लस सी, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है पक्का। तो a प्लस बी प्लस सी 0 है। अब आप एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है a इनवर्स, b इनवर्स और c इनवर्स। a इनवर्स क्या होगा,
ए इनवर्स क्या होगा, ठीक है। अगर आप ए इनवर्स निकालेंगे तो पावर में -1 आएगा, ठीक है। ए इनवर्स अगर आप निकालेंगे तो ए इनवर्स का मतलब क्या होगा, इसकी पावर में -1, इसकी पावर में -1, तो डिमूवर्स लगाएंगे तो माइनस यहाँ आएगा, माइनस यहाँ आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को दोबारा सुनो। ए ये है, क्लियर। ए इनवर्स का मतलब इसका क्या होगा, इनवर्स। इनवर्स का मतलब -1 यहाँ भी आएगा, -1 यहाँ भी आएगा। कॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा कॉस अल्फा माइनस आयटा साइन अल्फा। बताइए बी इनवर्स क्या होगा, कॉस बीटा माइनस आयटा साइन बीटा होगा। कॉस गामा क्या होगा, सी इनवर्स क्या होगा, कॉस गामा माइनस आयटा साइन गामा होगा। पक्का, तीनों को ऐड कर दो। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स क्या होगा, 10 + 10 + 10 ये 0 है, 10 + 10 + 10 ये भी 0 है। तो पहले आंसर आ गया 0, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0। समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 0, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले पार्ट पर चलते हैं। देखिए अगर हम बी पार्ट पे चलते हैं तो बी पार्ट क्या कहता है, आपको चाहिए a² + b² + c², a² + b² + c², क्लियर। अच्छा a² + b² + c² की हमें वैल्यू निकालनी है, राइट है। तो हम कैसे करेंगे, देखो एक छोटी सी चीज़ समझना, पहले आप समझना छोटी सी चीज़ क्या है। हम ये जानते हैं कि a + b + c का स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ a² होता है प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ ab होता है ना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा a + b + c क्या है, 0, ये आपको चाहिए। अच्छा समेशन ऑफ ab का मतलब होता है ab + bc + c है, तो abc कॉमन लो, क्या आएगा, आएगा 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, समेशन ऑफ ab का मतलब होगा ab + bc + c है, तो abc कॉमन ले लो, 1/a + 1/b + 1/c। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद एक चीज़ बताओ, मैंने अभी जस्ट आपके सामने प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि 1/a + 1/b + 1/c क्या होता है, 0 किया ना, अभी तो किया। a इनवर्स + b इनवर्स + c इनवर्स 0 है, तो ये चीज़ क्या हो गई, 0। ये चीज़ क्या है, 0। तो बताइए समेशन ऑफ a² क्या आ गया, 0। समझ में आ गया, समेशन ऑफ a² क्या आ गया, 0, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट पर आ जाइए। इसका आंसर कितना है बेटा, 0 है ना। थर्ड पार्ट पर आ जाइए। आप लोग जानते हैं कि AQ + PQ + CQ - 3ABC, बताइए क्या होता है। AQ + BQ + CQ - 3ABC होता है बेटा A + B + C, और ये क्या होगा, a² + b² + c² - AB + BC + C, यही होता है। दोनों आगे यही तो होता है कि ये चीज़ बराबर ये होती है। अब a + b + c क्या है, 0 है। a + b + c क्या है, 0 है भाई, ऑब्वियसली बात है 0 है, ठीक है, वो आपने निकाला ही था। तो ये 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 0, ठीक है। क्या आंसर आ गया, 0, ठीक। तो ये चीज़ भी 0 आ गई। डियर स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें, तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे, उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। क्लियर। 3 क्वेश्चन करने के बाद बच्चे को लगा यार 3 क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने, a इनवर्स + b इनवर्स + c इनवर्स भी 0 आ गया है ना, a² + b² + c² भी 0 आ गया, और AQ + BQ + CQ - 3ABC भी 0 आ गया, राइट है। अब हमें करना क्या है, और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, राइट। देखना मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक करके देखते हैं ना। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। पहले किस पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं ना भाई मैं क्या करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहा है, ठीक है। 4 में से स्किप कर दिया है, 4 की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले 5 पे चलते हैं, ठीक है। हमने प्रूव किया a² + b² + c² 0 आया, ठीक है। सोच के जवाब देना, a² + b² + c² 0 आया, हमने प्रूव कर दिया। a² क्या होगा, a² का मतलब यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर तो क्या लगाऊंगा, डिमूवर्स लगाऊंगा तो 2α आ जाएगा, यहाँ पर भी 2α आ जाएगा, ठीक है। तो a² का मतलब यहाँ cos 2α, यहाँ sin 2α, रिपीट कर रहा हूँ, a² का मतलब cos 2α + आयटा sin 2α, पक्का। तो a² का मतलब क्या हुआ बेटा, a² का मतलब हो गया cos 2α + आयटा sin 2α, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, cos 2β
प्लस आइटा साइन 2 बीटा, ठीक है, कॉस 2 गामा प्लस आइटा साइन 2 गामा, यही आएगा, लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, वास्तविक भाग का योग 0 होगा और काल्पनिक भाग का योग 0 होगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 0 हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 0, यानी समीशन ऑफ कॉस 2 अल्फा बराबर 0। इसी तरह से 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 0, ठीक है, तो समीशन ऑफ साइन 2 अल्फा बराबर 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना है, 0, इसका आंसर कितना है, 0, पक्का, इन दोनों का आंसर 0 आ गया। और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 6, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 6 पर आइए, ठीक है। 6 के लिए क्या करेंगे, देखो 6 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 6 क्वेश्चन क्या होता है, देखिए cos 3 अल्फा दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, cos 3 अल्फा दिख रहा है और sin 3 अल्फा दिख रहा है, ठीक है, आप समझना मैं जो समझाना चाहता हूँ, cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा, तो हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव की है, क्या प्रूव किया हमने प्रूव किया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 था, यानी बराबर 3abc आ गया, ठीक है। अब ए क्यूब में क्या होगा, सुनना, ए क्यूब में क्या होगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, तो ए क्यूब में यहाँ 3 आ जाएगा, तो cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा, बी क्यूब में 3 बीटा sin 3 बीटा, सी क्यूब में 3 गामा sin 3 गामा, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में क्या आएगा, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, ठीक है। इधर कितना आएगा, आएटा sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा, बराबर में क्या आएगा 3, बराबर में क्या आएगा 3abc, बराबर में क्या आएगा 3abc, ठीक है, 3abc आएगा, बराबर में क्या आएगा 3abc आएगा। अब a है क्या, बेसिकली a तो e की पावर आइटा अल्फा है, b क्या है, e की पावर आइटा बीटा है, c क्या है, e की पावर आइटा गामा है और क्या है, यही तो है। तो a ये है, b ये है और c, जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा a b c को तो पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, e की पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ऑब्वियस ही बात है। तो 3abc a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, तो पावर जुड़ जाएंगी, तो ये आ जाएगा, तो आएगा क्या बताइए, बराबर में आएगा 3abc, यानी e की पावर आइटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी क्या आएगा 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3 आइटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया सर, कैसे, ये हमने 0 प्रूव किया था, ए क्यू बी क्यू सी क्यू हमें लिखना आता है, किससे लिखा हमने, डी मूवर्स फॉर्म से लिखा, ठीक है। उसके बाद बराबर में क्या है 3abc, abc क्या है भाई, abc है दिस इंटू दिस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 आ गया, ये क्लियर। अब बताइए, वास्तविक भाग का योग 0 होगा, मतलब वास्तविक भाग का बराबर वास्तविक भाग के होगा और काल्पनिक भाग बराबर काल्पनिक भाग के होगा, तो आप बताइए आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया कि cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा बराबर किसके आ गए बेटा, 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के, ठीक है। आगे चलिए, sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा, ठीक है, बराबर कितना आ गया 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के, हैंस ये आपका आंसर आ गया। तो बताइए क्या मांगा था मैंने आपसे, समीशन ऑफ cos 3 अल्फा मांगा था, वो ये आ गया, समीशन ऑफ sin 3 अल्फा मांगा था, वो ये आ गया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, ठीक। तो 5वां खत्म कर दिया हमने, ठीक है, 6ठा हमने खत्म कर दिया है, ये दोनों क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, आपके सामने सिचुएशन है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, आप देखिए और क्या करना है, देखें वो भी देखते हैं। 7वें नंबर पर चलते हैं। देखिए 7वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो 7वें नंबर में क्या है, हमने अभी जस्ट प्रूव किया था क्या, कि समेशन ऑफ cos 2 अल्फा 0 आया था, मतलब cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा 0 था, तो cos 2 अल्फा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, इसको क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, ये किसके बराबर है 0 के, ठीक है। तो 2 10 2 कॉमन आ गया, क्या बनेगा 10 10 10, ये बनेगा समीशन ऑफ cos स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस 1 कितना आ गया 3, तो आप बताइए समीशन ऑफ cos स्क्वायर अल्फा कितना आ गया 3/2 आ गया पक्का, और समीशन ऑफ cos स्क्वायर अल्फा आ गया, तो समीशन ऑफ sin स्क्वायर अल्फा आप निकाल लीजिएगा, वो भी 3/2 ही आएगा 100%, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर करके निकालेंगे तो 3/2 ही आएगा। तो ये वाला पार्ट भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो 7वां खत्म, ये सारे आपके खत्म हो गए, ठीक है। अब कौन सा बचा, क्लियर है, अब आपको कौन सा बच गया वो देख लेते हैं, कौन सा बचा है आपका, चौथा बचा, तो चौथे को देखते हैं, चलिए आइए तो चौथे की तरफ चलते हैं। अगर हम चौथे पोर्शन की तरफ जाएं तो चौथे पोर्शन में मुझे ये सब दिख रहा है, ठीक है।
तो मैंने एक रिजल्ट आपको शुरू में प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स 0 होता है, करेक्ट। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी 0 आ जाएगा, आपको समझदार हो कैसे आएगा, है ना, अपना आप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी क्या है भाई, ए बी का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, ई की पर आएटा अल्फा प्लस बीटा, ए बी क्या है, ई की पर आएटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, ठीक है। बी सी क्या है, ई की पर आएटा बीटा प्लस गामा, ठीक है। सी ए क्या है, ई की पर आएटा गामा प्लस अल्फा बराबर 0, आ गया, यही होगा ना। तो ई की पर आएटा अल्फा प्लस बीटा, ई की पर आएटा गामा बीटा प्लस गामा, ई की पर आएटा गामा प्लस अल्फा, ठीक है। अब वास्तविक भाग का योग 0 कर दो और काल्पनिक भाग का योग 0 करो। वास्तविक भाग क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस बीटा प्लस गामा और कॉस गामा प्लस अल्फा। रिपीट कर रहा हूँ, वास्तविक भाग क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस बीटा प्लस गामा और कॉस गामा प्लस अल्फा। यानी वास्तविक भाग क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का समेशन क्या आएगा, 0। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस बीटा प्लस गामा, कॉस गामा प्लस अल्फा ये आ जाएगा। अच्छा काल्पनिक भाग क्या होगा, काल्पनिक भाग होगा साइन अल्फा प्लस बीटा 0। कैसे, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन बीटा प्लस गामा, साइन गामा प्लस अल्फा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वास्तविक भाग का योग, ये काल्पनिक भाग का योग 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हम डी मूवर्स थ्योरम से कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले हमने ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स कैसे प्रूव किया, डी मूवर्स थे। हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे प्रूव किया, डी मूवर्स थे। हमने ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab 0 कैसे प्रूव किया, डी मूवर्स से। उसके बाद हम ये क्वेश्चन फटाफट कर पाए। तो इसलिए डी मूवर्स का आना ज़रूरी है आगे अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना। आपको लग रहा होगा पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी है, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा थोड़ी देर बाद। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन ही बनने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन जेई में आया था, पहले बता तुमको, है ना, ये क्वेश्चन जेई में आया था। ये क्वेश्चन अपनी तरफ से मैंने ऐड कर लिए हैं। देखिए ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ उसको 2 को धर ले जाइए, है ना, 2 को धर ले जाइए तो क्या बनेगा देखते जाना। 2 को धर ले जाएंगे तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, और 2 कॉस गामा कॉस अल्फा, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर कितना आएगा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, 2 साइन बीटा साइन गामा, ठीक है, 2 साइन गामा साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा बचा कितना, इधर माइनस का 3 बचेगा, उधर जाके +3 हो जाएगा। उस +3 को क्या लिखेंगे, +3 को लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसको लिखिए कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और उसको लिखिए कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 0। समझ में आ गया। तो 2 उधर ले गए, 2 कॉस से कॉस भी लगा लिया, ठीक है, और ये आ जाएगा, राइट। अब देखना अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट है, ठीक है। देखते हैं ना भाई क्या हो रहा है ना। अब मेरे पास क्या बनेगा, देखो मेरे पास क्या बनने वाला है, एक तो ये बना प्लस ये बना और प्लस ये बना, क्या बन गया बताइए। एक काम करो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, चलो इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, खत्म करो। 10 प्लस 10 प्लस 10 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है, 10 10 10 10 10 10, क्या बन गया ये बन गया समेशन ऑफ कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया समेशन ऑफ कॉस अल्फा का क्या मतलब है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का स्क्वायर। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। अच्छा बचा हुआ पोर्शन क्या है, बचा हुआ पोर्शन देखो, बचा हुआ पोर्शन कहता है ये, ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, क्या लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे समेशन ऑफ साइन अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब आपको पता है अल्फा बीटा गामा तो भाई एंगल है, अगर अल्फा बीटा गामा एंगल है तो डेफिनेटली वैल्यूज़ क्या आने वाली है, का वास्तविक आने वाली है। और 2 वास्तविक नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 कब हो सकता है, जब ये 0 और ये 0, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, समेशन ऑफ कॉस अल्फा 0 आ गया और समेशन ऑफ साइन अल्फा 0 आ गया, ठीक है। यानी अब सिचुएशन को समझो, ये पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। क्या ये पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल बन गया सर। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0, तो ए मानो, आगे नहीं कराऊंगा, आगे तो पिछले वाला क्वेश्चन बन ही चुका है। बी मानो इसको, ठीक है, और सी मानो इसको, और ये पिछला वाला क्वेश्चन बन गया एज इट इज, ये पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। तो ये वाला पार्ट जेई में आया हुआ था, उसको मैंने लिंक करके ऐसे बना दिया है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पिछले वाले क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देखें, उसमें क्या लिखा था, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा 0 है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा 0 है। यहाँ पर हमने निकाला है, यहाँ पर, तो ये चीज़ मैंने निकाल के दी और इसको ABC मान लिया, बाकी सारे प्रोसेस करते हैं, आंसर आता जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक। तो इस तरह से अपन डी मूवर्स थ्योरम की एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन नंबर 1 थी।
ये एप्लीकेशन नंबर 1 थी। इसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन पे चलेंगे, फिर थर्ड इस तरह से एप्लीकेशंस की तरफ मूव करते रहेंगे, राइट। तो ये डी मूवर्स फॉर्म का एक बेसिक पार्ट था, बहुत छोटे क्वेश्चंस मैंने अभी करे हैं, फिर हम थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पे चलेंगे, ओके। अब हमने जो जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे हम बढ़ रहे हैं, है ना। हमने अभी जो क्वेश्चंस कर लिए, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, है ना, उसमें हमने डी मूवर्स फॉर्म का यूज़ कर लिया। अब आती है बात सॉल्विंग ऑफ z की पावर 1/n, ठीक है। देखिए जो एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे थे उसमें पहली एप्लीकेशन मैंने बताई थी सॉल्विंग z की पावर n, जब n पूर्णांक था। अब मैं बात कर रहा हूँ z की पावर 1/n, ठीक है। z की पावर 1/n n पूर्णांक होगा, तो राइट है ना, n क्या होगा, पूर्णांक होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब नेचुरल नंबर होगा, राइट, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बात, सॉल्विंग z की पावर 1/n, ठीक है, सॉल्विंग z की पावर 1/n, ठीक। z की पावर n हम पढ़ चुके हैं, अब हम z की पावर 1/n की बात करते हैं। देखिए z की पावर 1/n क्या होगा, देखिए z बराबर हम क्या लेके चलते हैं, r, आगे क्या लेते हैं, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, पक्का, ठीक है। तो आपको चाहिए z की पावर 1/n, है ना। अच्छा ठीक है, ये हो गया। ये तो देखिए ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू। अगर आपको जनरल वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, जनरल वैल्यू चाहिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, 2m पाई ऐड कर देते हैं, 2k पाई लिख लीजिए, 2m पाई लिख लीजिए, जो आपको ऐड लिखना है, इसमें हम 2k पाई ऐड कर देते हैं जनरल वैल्यूज़ के लिए। और हमने लिखवाया भी था, है ना, हमने एक बार लिखवाई भी थी कि z की पावर n के बारे में मैंने लिखवाया भी था आपको। क्या लिखवाया था मैंने, कि मैंने हम ये लिखवाया था कि जब हम डी मूवर्स फॉर्म लगाते हैं तो जो पावर थी, अगर पूर्णांक थी तो हमने सीधा लिखा था cos n थीटा प्लस आइटा sin n थीटा, हमने लिखा था ना। जब n पूर्णांक है तो हमने लिखा था cos n थीटा प्लस आइटा sin थीटा। जब n परिमेय है, तो हमने लिखा था cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा प्लस कुछ समथिंग प्लस, वो हमने लिखा था। वो समथिंग आपको यहाँ से समझने आने वाला है, ठीक है। तो cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस आइटा sin 2k पाई प्लस थीटा, ये जनरल है, ठीक है। k क्या है यहाँ पर, k पूर्णांक है, ध्यान रखिएगा, k क्या यहाँ पर पूर्णांक है, नहीं i प्लस है, और इसको बोल सकते हैं नेचुरल नंबर बोल दीजिए आप बेसिकली, ठीक है ना। k की वैल्यू हम 0 लेंगे, 1 2 लेंगे। अगर आप नेगेटिव में लेना चाहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, राइट। तो आप ऐसा करते हैं, k जो है वो लिख लेते हैं, k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं। अगर हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए पहले तो आप ये लिखेंगे z, ठीक है, z लिख लिया। z लिखने के बाद इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी, जनरल वैल्यू होगी, ठीक है, ये आ गया z, ठीक है। अगर आप z की पावर 1/n लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, r की पावर 1/n लिखेंगे। मैं समझाऊंगा अभी k का फंडा क्या है। r की पावर 1/n लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे डी मूवर्स फॉर्म। तो ये जो चीज़ एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी। z बराबर लिखा है ये, पक्का z बराबर ये लिख सकते हैं। जनरल वैल्यूज़ के लिए हमने 2k पाई ऐड कर लिया, k इंटीजर होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ तक आ गया 1/n लिख लिया, राइट, ये आ जाएगा। अच्छा अब उसके बाद जब मैं 1/n को आगे लाऊंगा तो बनेगा r की पावर 1/n, और क्या बनेगा, ये बनेगा cos 2k पाई प्लस थीटा बाय n प्लस आइटा साइन 2k पाई प्लस थीटा बाय n, समझ में ये बन जाएगा। तो z की पावर 1/n क्या बन जाएगा, तो z की पावर 1/n बन जाएगा r की पावर 1/n cos 2k पाई प्लस थीटा बाय n, ठीक है। इसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं, z की पावर 1/n बराबर r की पावर 1/n e की पावर आइटा 2k पाई प्लस थीटा बाय n, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ बहुत कंफर्टेबल है ये, बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। अच्छा k की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, k की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 से लेना, k की वैल्यू ले सकते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन n-1। क्लियर। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर k की वैल्यू आपने बाकी क्यों नहीं ली, बाकी वैल्यू हम लेंगे कोई फायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब हम n-1 के आगे वैल्यू लेना चालू करेंगे तो वैल्यूज रिपीट होना चालू हो जाएंगी, वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होना चालू हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा एक क्वेश्चन से, आपको समझ में आ जाएगा कि k की वैल्यू हम 0 से लेकर n-1 तक क्यों लेते हैं, n-1 के आगे क्यों नहीं जाते, क्योंकि जब हम n-1 के आगे जाएंगे तो वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होने लग जाएंगी, राइट। अच्छा दोबारा देखिए z की पावर 1/n क्या है, ये z है, क्लियर है, ये इसकी जनरल वैल्यू है, करेक्ट है, कि एक पूर्णांक है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। पूर्णांक में कहाँ से चालू करेंगे, 0 से, क्यों करेंगे उसको लॉजिक में थोड़ी देर में समझाऊंगा वापस। कि z की पावर 1/n लिखा तो r की पावर 1/n, इसकी पावर 1/n, ठीक है। तो ये यहाँ पर n आ गया डी मूवर्स फॉर्म से, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। और इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास आया ZQ बराबर 1, ठीक है, मेरे पास आया ZQ बराबर 1, ठीक है। तो z बराबर क्या हो गया भाई, 1 की पावर 1/3 हो गया, z बराबर क्या हो गया, 1 की पावर 1/3 हो गया। तो ZQ अगर 1 है तो z बराबर 1 की पावर 1/3 हो गया, पक्का समझ में आगे क्या हो गया। तो z है ना 1 की पावर 1/3 हो गया। तो इस फॉर्मूले से, अच्छा 1 जो है, अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 का जो r होता है वो तो 1 ही होता है, ठीक है। और 1 का जो थीटा होता है वो क्या होता है, 0 होता है, हम सब जानते हैं क्या होता है। 1 जो है उसका मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस तो 1 होता है उसका, और उसका थीटा कितना होता है, 0 होता है, समझ में आ गया। 1 पता है ना कैसे आता है, 1 बराबर क्या होता है बेटा, e की पावर आइटा 0। 1 पता है कैसे आता है, 1 बराबर होता है e की पावर आइटा 0, e की पावर आइटा 0 होता है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड 1 है और थीटा 0 है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखना अच्छे से, मैं क्या लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूले से r तो 1 है,
1 की पावर है 1, इसको देखो आप, इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, ठीक है, इसको देखो आप। बेसिकली एक्चुअली मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, हो सकता है आप इसको ऐसे ना लिख के अगर सीधा लिखते तो शायद आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर नजर आती। अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता 1 की पावर 1/3 क्या होगा, तो आपको शायद चीज़ें ज़्यादा क्लियर नजर आती। जेड का काम कौन कर रहा है 1, ठीक है, जेड का काम कौन कर रहा है 1, एन का काम कौन कर रहा है 3। अच्छा 1 का आर क्या होगा, 1 ही होगा, तो उस पर लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, ई की पावर आइटा लिखेंगे, फिर 2 के पाई लिखेंगे, थीटा कितना होता है 0/3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर आइटा, ये आ जाएगा 2 के पाई/3। चलिए अब मैं के की वैल्यू लेना चालू करता हूँ। किसकी वैल्यू लेना चालू करता हूँ, के की वैल्यू लेना चालू करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर हम के की वैल्यू लेना चालू करेंगे। तो एक बार हमने के की वैल्यू 0 ले ली, के की वैल्यू 0 लेते ही पहला आंसर क्या आएगा, ई की पावर आइटा 0, ई की पावर आइटा 0 1 होता है, ठीक। तो के की वैल्यू 0 लेंगे तो ई की पावर आइटा 0 आएगा, यानी 1 आ जाएगा, ठीक। अगर हम के की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये आएगा ई की पावर आइटा 2π/3। क्लियर है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन, ये बनेगा 2π/3। क्लियर है, समझ में आ गया। ये cos 120 है, cos 120 -½ होता है, तो -1 प्लस आइटा √3/2, ठीक है। अच्छा अगर हम के की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये बनेगा ई की पावर आइटा 4π/3 बनेगा, ठीक है। ये तो बनेगा, यहाँ रखते जाओगे तो क्या बनेगा, cos 4π/3 प्लस आइटा साइन 4π/3, ठीक है। ओके, ये cos 240 हो गया तो ये -½ हो गया, ठीक है। ये साइन 240 हो गया, ये माइनस हो गया, आइटा √3 आइटा/2 ये आ जाएगा, ठीक। तो -1 प्लस √3 आइटा/2 है ना, और ये आ जाएगा अपने पास, राइट, ये आ जाएंगे, ठीक। अच्छा इसको ना हम ओमेगा बोलते हैं और इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। ये नाम है जो दिए गए हैं, है ना, दिए गए नाम दे रखे हैं कि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है -1 प्लस √3 आइटा/2, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 √3 आइटा/2। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 की पावर 1/3 के मूल कितने होंगे, तो आप बोलोगे 1 की पावर 1/3 के 3 मूल होते हैं। कौन कौन से, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, समझ आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में सेट कर रखा है, ये मेरा फॉर्मूला है। अच्छा अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं के की वैल्यू मैंने कहाँ से कहाँ तक बोला था, के की वैल्यू बोला था 0 से लेकर n-1 तक। यहाँ पर n कौन था, 3, n का मान 3 था, तो हमने के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली, 0 से लेकर 2 तक ली। हमने आगे क्यों नहीं ली, अगर मैं के का मान 3 लेता, ठीक है, अगर मैं के का मान 3 लेता तो बताओ क्या बन जाता। अगर मैं के का मान 3 लेता तो बनता ई की पावर आइटा 2π। अगर मैं के का मान 3 लेता तो क्या बनता, ई की पावर आइटा 2π, और ई की पावर आइटा 2π कितना है 1। अगर मैं के का मान 3 लेता, अगर के का मान 3 लेता तो ये बनता ई की पावर आइटा 2π, ई की पावर आइटा 2π कितना है 1, वापस रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो जब आप के की वैल्यू आगे लेते जाएंगे, वैल्यूज बार बार रिपीट होंगी, केवल आपको 3 ही वैल्यू मिलेंगी, बाकी सब रिपीट होती जाएंगी। इसलिए हमने स्टैंडर्ड कर रखा है कि अगर 1/n है तो के कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से लेकर n-1 तक लेना है। श्योर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ना, इसी तरीके से आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप जैसे 1 की पावर 1/4, आप -1 की पावर 1/3 कैलकुलेट करना चाहते हैं, ओके। तो z कौन है भाई, -1 है, z का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर -1 कर रहा है, z का काम -1 कर रहा है, तो -1 का मॉड तो 1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन थीटा जो होगा इसका पाई हो जाएगा, क्योंकि -1 कब आता है, -1 तो पाई पर आता है, cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। भाई अगर z बराबर -1 को लिखने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखोगे भाई, ई की पावर आइटा पाई तो लिखोगे। z बराबर -1 को लिखने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखोगे, ई की पावर आइटा पाई तो लिखोगे। तो एंगल कितना हुआ पाई और मॉड कितना हुआ 1 हो गया, राइट। तो अब जैसे मुझे सॉल्व करना है तो देखो मैं इसी फॉर्मूले को लगाऊंगा, है ना, पक्का। आर तो 1 ही है, आर तो 1 ही है, आर को गोली मारो, आगे लिखे ई की पावर आइटा, आगे क्या लिखेंगे, ई की पावर आइटा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2 के पाई लिखेंगे, थीटा कितना लिखेंगे पाई लिखेंगे, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, खत्म बात। बस आप के की वैल्यू रखते जाओ। तो जब आप के की वैल्यू 0 रखेंगे एक बार, ठीक है, एक बार के की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर एक बार के की वैल्यू 1 रखेंगे और एक बार के की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। जब आप के की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा ई की पावर आइटा π/3। जब आप के की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा ई की पावर आइटा पाई। जब के की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो ये आएगा ई की पावर आइटा 5π/3। आ गया। अच्छा ई की पावर आइटा π/3 क्या होगा, cos 60 प्लस आइटा साइन 60, cos 60 प्लस आइटा साइन 60, तो 1 प्लस √3 आइटा/2 आएगा। ई की पावर आइटा पाई -1 होता ही है, ठीक है। और ये आएगा cos 300 तो प्लस में होता है, तो ये आएगा 1 माइनस √3 आइटा/2। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के
यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। आगे समझ में? ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ये क्या है, ये माइनस ओमेगा है। समझ में आ गया? तो अपने पास 3 मूल आ गए, तो -1 की पावर 1/3 के 3 मूल आएंगे। कौन कौन से आएंगे? तो -1 की पावर 1/3 के 3 मूल आएंगे, -1, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके 3 मूल आएंगे, -1, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं 1 की पावर 1/4 के, 1 की पावर 1/5 के, किसी के भी हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट? अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, है ना। क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखना, ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख लो भैया, मैं इसी से सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ। ठीक, इसी से सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ। और थीटा ध्यान रखना, थीटा हम प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे -π से π के बीच में। थीटा हमेशा कहाँ से कहाँ तक लेना है बेटा? थीटा आपको हमेशा -π से π के बीच में लेना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे करेंगे। राइट, तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखिए, मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड z की पावर 4 -1 माइनस √3 आइटा बराबर 0 के रूट्स ज्ञात करो। के रूट्स ज्ञात करो। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन मेरे पास है z की पावर 4 -1 माइनस √3 आइटा बराबर 0 के रूट्स ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने स्टार्ट किया, इसको कैसे करेंगे स्टार्ट? तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? z की पावर 4 बराबर 1 प्लस √3 आइटा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, अच्छे से देखते हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ। इसका मॉड बताओ, इसका मॉड, इसका r कितना आएगा? 2 आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसका थीटा निकाल लेंगे, थीटा कितना आएगा? इसका थीटा आएगा tan इनवर्स √3। अच्छा, tan इनवर्स √3 कितना होता है बेटा? π/3। ठीक है, क्या r और थीटा पता चल गए? पता चल गया। तो z की पावर 4 है ना, तो ये बेसिकली बना क्या? ये बनेगा 1 प्लस √3 आइटा की पावर 1/4। ये तो बनेगा, ये तो बनेगा, पक्का है, वो लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है ना, ओके। अब इसको लिखना कैसे है ना, ऐसे लिखना है ना, ऐसे लिखना है। कैसे लिखेंगे? इस 1/4 को लिखेंगे, इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? यहाँ से देखते जाओ, पहले r लिखो, r कितना है? 2, तो 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4 e की पावर आइटा। आगे चलो, क्या लिखेंगे? 2k पाई, बिल्कुल ठीक है, प्लस थीटा, थीटा कितना है बेटा? π/3 डिवाइड बाय n, n कितना है? 4। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलो, स्मूथली चलो। आप तो ये फंडा याद रखो बस। मुझे चाहिए z की पावर 1/n, मुझे चाहिए इसकी पावर 1/n। ठीक है ना, इसकी पावर 1/n चाहिए, तो r इसका कितना है? 2, 2 की पावर 1/n यानी n कितना हुआ? 4, e की पावर आइटा, थीटा, थीटा कितना था भाई? थीटा आपने निकाल लिया π/3, तो 2k पाई प्लस π/3 डिवाइड बाय 4, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख लिया उस तरीके से। राइट, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और बेटर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1/4 तो हमारी ज़िंदगी में ही, बिल्कुल ठीक है। e की पावर आइटा हमारी ज़िंदगी में ही, वो भी ठीक है। ठीक, ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा 6k पाई बनेगा प्लस पाई बनेगा डिवाइड बाय 12 बनेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 6k पाई प्लस पाई बटा 12 बन जाएगा। अब आप k की वैल्यू रखना चालू करोगे, क्योंकि पावर 1/4 है। पावर कितनी है? 1/4। ठीक है ना, पावर कितनी है बेटा? 1/4 है। तो आप k की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 3, 4 वैल्यू रखेंगे। तो k बराबर 0 रखेंगे, k बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, k बराबर 2 रखेंगे और k बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, k बराबर 0 रखते हैं। अच्छा, k बराबर 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 1/4 आएगा और e की पावर आइटा π/12 आएगा। ठीक है, k बराबर 1 रखिए, 2 की पावर 1/4 आएगा, e की पावर आइटा है ना 1 रखेंगे तो 7π/12 आएगा। ठीक है, अच्छा, k की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 की पावर 1/4 आएगा, e की पावर आइटा, अच्छा k की वैल्यू 2 रखेंगे तो 13π/12 आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला अगर हम 3 रखेंगे तो 2 की पावर 1/4, e की पावर आइटा और ये आएगा 19π/12 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। आ गया? अब आप इस बात को समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, उसने इसके मूल पूछे थे, हमने मूल निकाल दिए और उसके मूल कितने आ गए? 4 मूल है। ठीक है, इसको आप Z1 बोलना चाहें तो Z1 बोलिए, इसको आप Z2 बोलना चाहें तो Z2 बोलिए। ठीक है, ये Z3 हो गया और ये Z4 हो गया। राइट, अगर मैं इनको चारों को प्लॉट करूँ, है ना, इन चारों को प्लॉट कर देता हूँ, समझ में आ गया? इन चारों को प्लॉट कर देता हूँ। तो इन चारों को जब मैंने प्लॉट किया तो आपको दिखेगा, है ना, जैसे भाई सबके रेडियस तो बराबर है, 2 की पावर 1/4, ये लेंथ तो सबकी बराबर है। ठीक है, बस ये एंगल कितने पर है? एंगल π/12 पर है। ठीक, अगला वाला जो है टोटल, है ना, 7π/12 पर है ना। अगला वाला फिर आप घुमा लेंगे, है ना, ठीक है ना, अगला वाला और घुमा लेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भैया? 13π/12 पर है। ठीक है, ठीक, और अगला वाला और घुमा लेंगे अपन, और घुमा लेंगे तो हमारे पास इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या मिलेगा आपको? 19π/12 है। ठीक,
ये Z1 है, करेक्ट है, ये Z2 है, करेक्ट है, ये Z3 है, करेक्ट है, और ये Z4 है, करेक्ट है, राइट। तो अपने पास 4 वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए ये 4 वैल्यूज आई है ना। 4 वैल्यूज आने के बाद इसमें एक चीज़ कॉमन जो है नोट करने वाली बात है बेटा, वो क्या है देखो, ठीक है। पहले वाले का एंगल देखो कितना है, पहले वाले का एंगल π/12 है, दूसरे वाले का एंगल कितना है 7 π/12 है, ठीक है ना। तो पहले वाले का एंगल कितना है बेटा π/12, ठीक। अच्छा दूसरे वाले का एंगल कितना है 7 π/12, तीसरे वाले का एंगल कितना है बेटा 13 π/12, ठीक। चौथे वाले का एंगल कितना है बेटा 19 π/12, ओके। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो π/2 आएगा, समझ में आ गया। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो π/2 आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो π/2 आएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि चारों जो मूल हैं, चारों जो मूल हमारे पास आए हैं, उनके जो कोणांक हैं वो AP में है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चारों जो मूल हैं उनके कोणांक किसमें बेटा AP में है, ठीक। तो इसका मतलब ये कि हमें जो भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है उसके जो कोणांक होंगे उनका जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी वो AP में होंगे, ठीक। तो यहाँ से आपको दिख रहा है डिफरेंस कितना है π/2, डिफरेंस कितना है π/2, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ सोचो, कितने मूल थे 4, है ना, कितने मूल थे 4, तो 4 मूल थे, डिफरेंस कितना मिल रहा है π/2। अच्छा 4 मूल थे, अच्छा पूरा एंगल कितना होता है 2π का होता है, ये पूरा एंगल कितना होता है 2π होता है। 4 मूल मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं 4, तो पूरा एंगल 2π होता है, और 4 मूल मिल रहे हैं तो 2π / 4 कर दो, यानी डिफरेंस आ गया π/2। डिफरेंस कितना आ गया π/2। कहने का मतलब क्या है, अरे कहने का मतलब अगर 5 मूल होते तो क्या होता, अगर 5 मूल होते तो डिफरेंस क्या होता है, एंगल का डिफरेंस आता है बेटा 2π / 5, ठीक है। 6 मूल होते तो डिफरेंस कितना आता है 2π / 6, 7 मूल होते तो डिवाइड बाय कितना आता है 2π / 7। तो आसान हो जाता है लिखना। मान लो यहाँ पर पावर 1/6 होती, अगर पावर 1/6 होती तो मेरे लिए एंगल लिखना आसान होता। क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितने का रहता है बेटा, डिफरेंस रहता है 2π/5 का। 2π/5 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 बढ़ाते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एक अप्रोच है ना, समझ में आ गया। चलिए इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या ध्यान रखिएगा कि जो हम रूट्स निकाल रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो हमने रूट्स निकाले हैं उनके जो कोणांक हैं वो AP में होंगे, यानी उनका डिफरेंस हमेशा सेम होगा। और वो डिफरेंस होगा क्या, डिफरेंस होगा 2π/n। डिफरेंस क्या होगा 2π/n। 2π/n, n कितना है, अगर पावर जैसे 1/4 है ना, तो 4 हो गया। 5 है तो 5 हो गया, 2π/5 हो गया। अगर 6 है तो 2π/6 हो गया ना, इस तरह से आ गया, ठीक। इस पर हम और क्वेश्चन देखेंगे, है ना। क्वेश्चन तो देखने ही है, क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन की कमी नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन बहुत हैं तो देखते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक। Z के मानों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, Z के मानों की संख्या ज्ञात करो जिसके लिए, है ना, जिसके लिए उसने दो बातें बोली हैं। Z के मानों की संख्या ज्ञात करो जिसके लिए दो बातें उसने बोली। एक तो रियल पार्ट ऑफ Z जो है वो <0 होना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए एक तो रियल पार्ट ऑफ Z क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए, ठीक है। तथा किसको संतुष्ट करना चाहिए, किसको संतुष्ट करना चाहिए, तथा Z की पावर 10 प्लस आयटा -2 Z की पावर 5 -2 आयटा बराबर 0 को संतुष्ट करता है, ठीक है। जो को संतुष्ट करता है, ठीक है, को संतुष्ट करता है। समझ में आ गया। आपको क्या करना है, बेसिकली बताना है कि Z की मानव संख्या यानी कितने Z ऐसे होंगे जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। आपको वो Z निकालने हैं जिसके लिए रियल पार्ट ऑफ Z <0 होना चाहिए तथा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दोनों को सेटिस्फाई करने वाले Z के मानों की संख्या में बतानी है कितने होंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमेशा कहीं ना कहीं फैक्टर्स हो रहे होंगे। क्या हो रहे होंगे, फैक्टर्स हो रहे होंगे। तो मैंने क्या करा, Z की पावर 5 को T मान लिया ताकि मुझे चीज़ें थोड़ी आसान नजर आए। ओके, मान लिया। T मानने से क्या होगा, देखिए एक तो T² दिखा होगा आपको, प्लस आयटा -2 T दिखा होगा, ठीक है, और माइनस का 2 आयटा बराबर 0 दिखा होगा। श्योर। अच्छा क्या होगा, अब देखो T² है, माइनस का 2T एक साथ ले लो, T² -2 T एक साथ ले लो, आयटा T -2 है तो आयटा कॉमन ले लो, तो T -2 एक साथ ले लो, आ गया, ठीक है। यहाँ से T कॉमन ले लेते हैं, तो T कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, T -2 आ गया, प्लस आयटा, यहाँ से T -2 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास आ गया T प्लस आयटा और T -2 बराबर 0। ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब T की जगह वापस क्या रिप्लेस करेंगे हम, T की जगह वापस रिप्लेस करेंगे Z की पावर 5, ठीक। तो T की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, Z की पावर 5। तो वापस हम T की जगह Z की पावर 5 रख देते हैं, है ना। तो पुट T, है ना, T रिप्लेस कर दो, तो T क्या रखेंगे, Z की पावर 5। तो Z की पावर 5 प्लस आयटा, और ये कितना आएगा, Z की पावर 5 -2 बराबर 0। समझ आ गया।
तो टी की जगह वापस जेड की पावर 5 रख दो, टी की जगह जेड की पावर 5 यहाँ जाएगा, जेड की पावर 5 यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। मैथ्स कहती है अगर ए भी जीरो है तो ए जीरो या बी जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जेड की पावर 5 -2 बराबर जीरो और जेड की पावर 5 प्लस आयोटा बराबर जीरो। ठीक है, तो जेड की पावर 5 बराबर 2 और यहाँ से जेड की पावर 5 बराबर माइनस आयोटा आ गया। अब मैं दोनों पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन हमारा आंसर वो होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन जीरो आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इस वाले पार्ट पर आ जाइए। ओके, समझ में आ गया, आराम से देख लो भाई सारे लोग। ठीक, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। 2 का क्या मतलब होता है, 2 का मतलब हो गया 2 इंटू ई की पावर आयोटा 0, 2 इंटू ई की पावर आयोटा 0, ई की पावर आयोटा 0 तो 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और जनरल चाहिए तो, जनरल चाहिए तो, जनरल चाहिए तो 2k पाई प्लस 0। अरे ऐसे तो लिखना सिखाया था मैंने, और कैसे लिखना सिखाया था, तो भाई ऐसे लिखेंगे, है ना। तो जैसे 2 लिखा हुआ तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे और ये 5 उधर चला जाएगा तो ये बनेगा 2 की पावर 1/5 ई की पावर आयोटा और क्या लिखेंगे 2k पाई डिवाइड बाय 5। ठीक है, आगे एंगल क्यों नहीं आया भैया, 2 इसका एंगल 0 है, एंगल लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कुछ और होता तो एंगल भी लिखते, हमेशा लिखने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 2 प्लस आयोटा होता है सपोज, तो कैसे लिखते हैं 2 प्लस आयोटा का जो भी मॉड आता है √5 की पावर 1/5, इसका मॉड 2 ही है तो 2 की पावर 1/5, यहाँ आर आता है, आर की पावर 1/n, ई की पावर आयोटा 2k पाई प्लस थीटा, थीटा इसका 0 है बाई 5 आ गया। अब मैं के की वैल्यू रखता जाऊंगा। ठीक है, के की वैल्यू रखता जाऊंगा और वो आंसर लूंगा जिसके लिए रियल पार्ट जेड नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो पहले हम रखते हैं के बराबर 0। ठीक है, के बराबर 0 रखेंगे तो जेड बराबर आएगा 2 की पावर 1/5 और ई की पावर आयोटा 0, है ना। तो ये तो रियल आ गया, ये मुझे लेना नहीं है, मुझे वो लेना है जो कि जिसका रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर हम जेड के बराबर 1 लेंगे। जब हम के बराबर 1 लेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 1/5 आएगा। अच्छा के वैल्यू 1 लेंगे तो 2π/5, 2π/5 का मतलब हो गया 36 इंटू 72 डिग्री। 72 डिग्री में क्या होगा कॉस, भाई कॉस देखो आप, रियल पार्ट चाहिए, इसका रियल पार्ट बताना, इसका क्या होगा, इसका रियल पार्ट, इस वाले का रियल पार्ट बताओ क्या होगा, इसका रियल पार्ट होगा 2 की पावर 1/5 और कॉस 2k पाई/5। इमेजनरी से मतलब ही नहीं है उसको, उसको मतलब ही नहीं इमेजनरी पार्ट से, उसको रियल पार्ट से मतलब है। रियल पार्ट क्या है इसका, इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट है 2 की पावर 1/5 कॉस 2k पाई/5। अब आपने के की वैल्यू 0 रखी, जब के की वैल्यू 0 रखी तो ये आया 2 की पावर 1/5, तो पॉजिटिव आया। फिर जब आप के की वैल्यू 1 रखेंगे तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आएगा, कितना आएगा रियल पार्ट ऑफ जेड, 2 कॉस 2 पाई/5 आएगा। ये तो 72 डिग्री है, पॉजिटिव है, तो ये भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे वो पार्ट चाहिए जिसमें ये नेगेटिव आ जाए। अब आता है के की वैल्यू 2 ले लो, के की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगा, के की वैल्यू 2 लेंगे तो जेड बराबर आएगा 2 की पावर 1/5। ठीक है, अच्छा यहाँ जब 2 रखेंगे तो ये आएगा 4π/5, 4π/5 का मतलब हो गया 36 इंटू 4, है ना, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 का मतलब हो गया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये चाहिए मुझे। ठीक है, अच्छा के इक्वल्स टू 3 रखो, के इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो जेड बराबर आएगा 2 की पावर 1/5। आगे चलिए 3 रखेंगे तो ये आएगा 36 इंटू 6, थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आएगा पक्का, ये भी मुझे चाहिए। ठीक है, अगर के की वैल्यू 4 लेते हैं तो क्या होगा, के की वैल्यू 4 लेंगे तो ये आएगा 8 इंटू 36, फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया, 8 इंटू 36 करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो भैया ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, ये मुझे नहीं चाहिए, क्लियर। तो मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, केवल ये 2 वैल्यूज़ मुझे चाहिए। यहाँ से मुझे 2 वैल्यूज़ मिली, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भाई साहब नहीं चाहिए, तो 2 आंसर तो मुझे इस साइड से मिलेंगे। ठीक है, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, माइनस आयोटा के पास, किसके पास जा रहा हूँ, माइनस आयोटा के पास। ठीक है, तो एक पार्ट खत्म होता है यहाँ से, अब दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखना सिखाया था, माइनस आयोटा को लिख सकते हैं हम ई की पावर आयोटा पाई, नहीं गलत, माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा को लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आयोटा π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, सही है, माइनस आयोटा को लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आयोटा π/2। और जनरल आंसर चाहिए तो क्या करेंगे, कितना ऐड कर देंगे, 2m पाई, 2k पाई। जनरल आंसर चाहिए तो कितना ऐड कर देंगे, 2k पाई। ये आपको समझ में आने लगा होगा, राइट, समझ में आ गया। तो माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा को लिख सकते हैं हम लोग, है ना, माइनस आयोटा को लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आयोटा π/2, ये तो होता है माइनस आयोटा। ठीक है, इसको जनरल आंसर चाहिए तो कितना ऐड कर दिया, 2k पाई। ठीक, इसका मॉड तो 1 ही होगा, इसका मॉड तो 1 ही होगा, तो 1 ही लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो z बराबर कितना आ गया, z बराबर आ गया ई की पावर माइनस आयोटा, है ना, और π/2 प्लस 2k पाई डिवाइड बाय 5, ये आपका आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर आपको करना है क्या है, बस आप के की वैल्यू रखते जाना है, क्या रखना है, के की वैल्यू रखते जाना है। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं जो करना चाहिए, क्या काम है वो देख लेते हैं। काम ये है ई की पावर माइनस आयोटा
इसको लिख लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 4k पाई प्लस पाई बटा 10, 4k पाई प्लस पाई बटा 10, 4k पाई प्लस पाई बटा 10। ठीक है, रख लिया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, अब देखो आप आ गया। अब यहाँ पर 4k पाई प्लस पाई बटा 10 आ गया। अब मैं इसका रियल पार्ट लिख लेता हूँ, रियल पार्ट है ना। इसका रियल पार्ट क्या आएगा, इसका रियल पार्ट आ जाएगा, इसका रियल पार्ट कितना आएगा भाई, इसका रियल पार्ट आएगा कॉस 4k पाई प्लस पाई बाय 10। ठीक है, किसी बच्चे के मन में ये आ सकता है कि सर आपने माइनस तो लिया ही नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस पे नेगेटिव का कोई इंपैक्ट नहीं आता, ये मेरा रियल पार्ट है। ठीक है, मुझे तो रियल पार्ट से मतलब है, मुझे तो रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव देखना है, तो रियल पार्ट लिख लिया। अब आपने के की वैल्यू 0 ली, के की वैल्यू 0 लेंगे तो कॉस पाई बाय 10, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं चाहिए। ठीक है, के की वैल्यू 1 लो, के की वैल्यू 1 लेंगे 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0 नहीं चाहिए। ठीक है, के इक्वल्स टू 2 लो, के इक्वल्स टू 2 लेंगे तो आएगा 9 पाई बाय 10, 9 पाई बाय 10 सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव चाहिए। के इक्वल्स टू 3 लो, ठीक है, के इक्वल्स टू 3 लेंगे तो ये आएगा 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बटा 10, 13 पाई बटा 10 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, ये भी चाहिए। के इक्वल्स टू 4, के इक्वल्स टू 4 का मतलब हो गया बेटा 16 पाई प्लस पाई 17 पाई बटा 10, ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 3 पाई बाय 2 के आगे चला गया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, मेरे को 4 आंसर मिलेंगे। कौन कौन से 4 आंसर मिलेंगे, 2 उधर से मिलेंगे, 2 उधर से मिलेंगे, वहाँ से जो भी आया था वो आप देख लेना, और के बराबर 2 और 3 यहाँ से आया है ना, तो 2 आंसर वहाँ से आए थे, 2 आंसर यहाँ से आए थे। टोटल कितने जेड ऐसे होंगे जिसके लिए रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव होगा, तो हमारा आंसर है टोटल 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जिनके लिए रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम चलें तो क्या होगा, इसमें ना 2√2 से डिवाइड कर दो, कैसे डिवाइड कर दो, 2√2 से, तो 2√2 से डिवाइड करते हैं ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2√2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। कर लिया, समझ में आ गया भाई। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सोचूंगा कैसे, तो मैंने 2√2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, 2√2 से डिवाइड करने के बाद हम एंगल को गौर से देखेंगे। जब आप एंगल को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एंगल cos 15 डिग्री है। cos 15 का मतलब होता है sin 75, ठीक है, sin 75, ठीक है, और ये एंगल क्या है, sin 15 डिग्री है, इसका मतलब होता है cos 75। क्लियर, तो z की पावर 4 बराबर आ गया बेटा cos 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन, है ना, 5 पाई बाय 12। ठीक है, अच्छा आ गया। हमें तो जनरलाइज चाहिए, जनरलाइज चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम जनरलाइज चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर आयोटा, है ना, 2k पाई प्लस 5 पाई बाय 12, है ना। आपको समझ में आता होगा, अब तो समझ में आने लग गया होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, राइट। अच्छा, ये z की पावर 4 है, अगर ये z की पावर 4 है तो z क्या होगा, है ना। देखिए, अगर z की पावर 4 ये है तो z क्या हो जाएगा बेटा, z हो जाएगा e की पावर आयोटा, है ना। अच्छा, मॉड तो भाई मैग्नीट्यूड तो 1 है ही, मैग्नीट्यूड को लेकर लड़ाई थी नहीं, तो r के नाम पे तो कुछ आएगा नहीं, बस इसका सीधा सीधा क्या लिखेंगे, e की पावर आयोटा 2k पाई प्लस 5 पाई डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 1/4 लेंगे ना, बाय 4 आ जाएगा। क्लियर, कितना आ गया, e की पावर आयोटा, ये आ गया k पाई बाय 2। अच्छा, ये कितना आएगा, ये आएगा 24k पाई प्लस 5 पाई डिवाइड बाय 48, ये आ जाएगा। समझ में आ गया, तो ये आ जाएगा। अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, अब यहाँ पर आप k की वैल्यू रखना चालू करो, है ना, k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2, है ना, ये रखना चालू करो, इससे आपके पास रूट्स आते जाएंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू आप 0 रखो, k की वैल्यू 0 रखो, ठीक है, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला रूट क्या आएगा, e की पावर आयोटा 5 पाई बाय 48। ठीक है, जो भी आएगा भाई, आपका जो आने वाला है वो आने वाला है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, राइट। अच्छा, फिर k की वैल्यू 1 रखेंगे, है ना, फिर k की वैल्यू 2 रखेंगे और फिर k की वैल्यू 3 रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये पैटर्न है। अब उसमें वो पूछ सकता है रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव वाला बताओ, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव वाला बताओ, नेगेटिव वाला बताओ, वो अलग क्वेश्चन है, पैटर्न बन जाता है बस, है ना, वो हमने कर ही लिया। ठीक है, स्टार्टिंग फील करने की जरूरत थी कि 2√2 से इसको डिवाइड किया, 2√2 से डिवाइड करने के बाद वो एंगल बना 75 डिग्री, यानी 5 पाई बाय 12। जनरल आंसर चाहिए था तो 2k पाई ऐड किया, और पावर कितनी चाहिए थी, पावर भाई z की पावर 4 था, तो z बराबर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा,
1/4 आ गया था, ठीक है। फिर हमने एलसीएम लिया तो 24k पाई प्लस 5 पाई डिवाइड बाय 48। अब आप के वैल्यू रखते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस की तरफ, देखेंगे और क्वेश्चंस कैसे हमें करने हैं, राइट है। तो चलिए और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फेमस है, ऑलमोस्ट सभी कराते हैं और बहुत फेमस एग्जाम्पल है। अच्छा z की पावर 10 और z की पावर 5, ऐसा क्वेश्चन हम पहले ले चुके हैं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, है ना, इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात हम z की पावर 5 को t मान लेते हैं। किसको t मान लेते हैं, हम z की पावर 5 को t मान लेते हैं, राइट। हमने इस क्वेश्चन में क्या करा बेटा, z की पावर 5 को t मान लिया है। एक मिनट चौका दे, ठीक है। आगे उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा होगा बेटा t² है ना माइनस t माइनस 992 बराबर 0, करेक्ट है। तो यहाँ से कितना आएगा, t माइनस 32 और t प्लस 31 बराबर 0 आएगा, ठीक है। तो t² आ गया, 31t आगे आ जाएगा। तो t की दो वैल्यू आएंगी, यहाँ से 32 आएगी और t की वैल्यू दूसरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 31 आएगी। समझ आ गया। तो यहाँ से t बराबर 32 आएगा और यहाँ से t बराबर माइनस 31 आएगा। दो चीज़ें आ चुकी हैं, t बराबर 32 और t बराबर माइनस 31, ठीक है। t किसको माना था आपने, z की पावर 5 को। t किसको माना था आपने, z की पावर 5 को मान लिया। चलो तो यहाँ तक आ गया। अब देखना आगे कैसे करेंगे। ये वाला पार्ट तो मैंने सॉल्व कराया था, थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन में कराया था। इसको क्या लिखेंगे याद करो, z की पावर 5 है ना, तो 1/5 करेंगे, है ना। 1/5 करेंगे तो 2 आएगा एक, तो 32 की पावर 1/5 तो 2 आएगा। अच्छा अब देखो 32 केवल 32 है ना, केवल 32 है, तो 32 की पावर 1/5 तो 2 हो गया, है ना भाई। r कितना है इसका, 32 है। मैंने क्या लिखना सिखाया था, मैंने लिखना सिखाया था r e की पावर आयटा 2m पाई प्लस थीटा बाय n। क्या लिखना सिखाया था, r, फिर क्या लिखेंगे e की पावर आयटा, फिर क्या लिखते हैं 2k पाई प्लस थीटा बाय n, ठीक है ना, थीटा बाय n, ठीक है। तो थीटा इसका रियल नंबर है तो 0 होगा, ठीक है। थीटा इसका रियल नंबर तो 0 होगा, डिवाइड बाय n, n कितना है 5, ठीक है। इसको लिखना सिखाया था, ठीक है। कैसे लिखा समझ में आया, r की पावर 1/n, r की पावर 1/n, 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 कितना हो गया 2, फिर e की पावर आयटा 2k पाई प्लस थीटा, थीटा कितना है इसका 0, रियल नंबर तो थीटा 0 होगा, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और बाय 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम के वैल्यू रखते जाएंगे, हम के वैल्यू रखते जाएंगे, राइट। अब इसमें एक चीज देखना आप लोग, दो क्वेश्चन है, मैं एक कराऊंगा दूसरा आप खुद कर लीजिएगा। जब रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव है, भाई ऑब्वियस सी बात है, जिनका आंसर रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव आएगा, बच्चों को या तो नेगेटिव आएगा 0 आएगा, ठीक है। उसको ढूंढ लेना अपन लोग, तो पहले इसको ढूंढते हैं, राइट। चलिए के वैल्यू हम रखना चालू करते हैं 0 से। अच्छा इसका रियल पार्ट लिख ही देता हूँ ना, रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा इसका रियल पार्ट ऑफ z आ गया है cos 2k बाय 5, करेक्ट है। चलिए आ गया, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, हम के वैल्यू रखना चालू करते हैं। के वैल्यू 0 रखेंगे, के की वैल्यू 0 रखते ही ये आएगा cos 2π बाय 5, 72 डिग्री पॉजिटिव है, सॉरी cos 0 पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए ठीक है, के की वैल्यू 1 रखिए, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा cos 72 पॉजिटिव है, चलेगा। के इक्वल टू 2 रखिए, के इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 36, सेकेंड क्वाड्रेंट में z नेगेटिव होता है, हटाइए। के इक्वल टू 3 रखेंगे, के इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये आ गया 6π/5, नेगेटिव है, हटाइए से, ठीक है। के इक्वल टू 4 रखेंगे, है ना, के इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 रखने पर आएगा 8 इंटू 36, फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव है, करेक्ट है। आपको चाहिए रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव, ठीक है। और ये वो पार्ट है जिसमें रियल पार्ट ऑफ z नेगेटिव है, ये वो पार्ट है जिसमें रियल पार्ट ऑफ z नेगेटिव है, ठीक है। ये वो पार्ट है जिसमें रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव है। कितने मिल गए यहाँ से अपन को, 3 मिल गए। 3 कैसे मिल गए, जो पॉजिटिव वाले हैं, और 2 कैसे मिल गए, नेगेटिव वाले। अब दूसरा वाला पोर्शन कौन सा है, t बराबर -31, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो z की पावर 5 बराबर -31, क्लियर। अब चूंकि ये नेगेटिव रियल नंबर है, चूंकि ये नेगेटिव रियल नंबर है, तो उसको लिखा कैसे जाएगा भाई, 31 e की पावर आयटा, जनरल आंसर चाहिए तो 2k पाई प्लस पाई। अगर सिर्फ -1 चाहिए तो e की पावर आयटा पाई, अगर सिर्फ -1 चाहिए तो e की पावर आयटा पाई, जनरल चाहिए तो e की पावर आयटा पाई प्लस 2k पाई। श्योर, बस अब z बराबर आ जाएगा। तो z बराबर आएगा 31 की पावर 1/5 और e की पावर आयटा, है ना, 2k पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 5, क्लियर। तो बताओ उसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट आएगा 31 की पावर 1/5 और ये आएगा cos, है ना, 2k पाई प्लस पाई बाय 5 आ गया, ठीक है। पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ध्यान रखिएगा 3 पॉजिटिव निकले थे और 2 नेगेटिव निकले थे, ठीक है ना। तो 3 तो पॉजिटिव वाले थे और 2 नेगेटिव वाले थे, है ना। चलिए अब मैं इस वाले पार्ट पर आ रहा हूँ, है ना। इस वाले पार्ट में भी चेक करना पड़ेगा ना, एक एक करके। चलिए इसमें चेक करना चालू करते हैं। इसका रियल पार्ट लिख दिया मैंने आपके सामने। अब मैं के वैल्यू रखता हूँ, है ना। के वैल्यू 0 रखेंगे। अच्छा के वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा cos π/5, cos π/36 पॉजिटिव है, करेक्ट है। चलिए
के इक्वल्स टू 1 रखिए, के इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई 36 दोनों 72, भाई 36 होता है ना, पाई बाय 5 कितना होता है 36, पॉजिटिव है ये भी, करेक्ट है। चलिए के इक्वल्स टू 2 रखिए, के इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये आएगा पाई, कॉस पाई -1 होता है, नेगेटिव आ गया, रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव आ गया इसका, है ना, इस वाले पार्ट में रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि अगर आप 1 2 रखेंगे तो 5 पाई अपन 5 पाई आएगा, कॉस पाई नेगेटिव होता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा के इक्वल्स टू 3 रखेंगे, के इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो कितना आएगा 7 पाई बाय 5, 7 पाई बाय 5 का मतलब हो गया क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा तो हमें, अच्छा नेगेटिव है तो हमें नहीं चाहिए, हमें रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव है तो हमें नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इस वाले पार्ट के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आता है के इक्वल्स टू 4, ठीक है। अच्छा के इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो कितना आएगा 9 पाई बटा 5, 9 पाई बटा 5 का हुआ, 9 पाई बटा 5 का मतलब हो गया बेटा, हाँ 9 पाई बटा 5 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि 2 पाई के जस्ट नजदीक हो गया तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो ये चाहिए, तो 1 2 3 और शायद 3 वहां से मिले तो 6 मिलेंगे, 6 पॉजिटिव मिलेंगे। अगर हमने कहीं गड़बड़ ना की हो तो, है ना, कहीं हमने गड़बड़ ना की हो तो इसका आंसर 6 आना चाहिए, है ना। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि इसका आंसर 5 था, कहीं ना कहीं हमने शायद एक गड़बड़ कर दी हो, है ना। चलिए तो एक बार देख लेते 3, ओके यहाँ पर अपन देख लेते हैं एक बार गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने। के इक्वल्स टू 1 पर कितना आएगा, के इक्वल्स टू 1 पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये भी सही है। के इक्वल्स टू 0 पर पॉजिटिव आ रहा है, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, हटाइए। के इक्वल्स टू 4 पर कितना आ रहा है 9 पाई बाय 4, ये भी सही है। 6 आंसर आएंगे, कितने आंसर आएंगे 6, तो 6 आंसर आने चाहिए इसके, राइट। तो 6 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। अच्छा रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव होगा तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं, आंसर बचा हुआ जो आंसर होगा उसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, ओके। एक बार फिर भी आप इसकी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लें सारे लोग, कि है ना, कैलकुलेशंस जो हैं वो जरूर चेक कर लें। कई बार क्या होता है कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाती है, कोई ऐसा ना हो कि हमने कुछ गलत कर दिया हो, है ना। इसमें मुझे लग रहा है अच्छा एक गड़बड़ हमने की है, के इक्वल्स टू 1 पे गड़बड़ कर दिया हमने। के इक्वल्स टू 1 पर कितना बनेगा भाई, 3 पाई बाय 5 होगा ना, 3 पाई बाय 5 का मतलब 108 डिग्री हो गया भैया, ओहो गलत कर दिया ना। के इक्वल्स टू 1 पे 3 पाई बाय 5 होगा, 3 पाई बाय 5 का मतलब 108 डिग्री होता है, और 108 डिग्री पे कॉस नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना, रिजेक्ट हो गए, करेक्ट। यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है। तो 5 आंसर आएंगे, सॉरी 6 नहीं 5 आएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले के 5 आएंगे, नीचे वाले के 5 आएंगे। रियल पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव पूछेगा तो भी 5 आंसर है, और रियल पार्ट ऑफ जेड नेगेटिव पूछेगा तो भी 5 आंसर है, ठीक है ना। तो दोनों की सिचुएशंस को ध्यान रखिएगा, है ना, 5 आंसर है, ठीक है। ओके थोड़ा सा ध्यान से करिए, हो सकता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से मिस्टेक हो सकती है, आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा एंगल का ध्यान रखना है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये बहुत फेमस एग्जांपल है और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पहले एडवांस वगैरह में आए हुए भी हैं ऐसे क्वेश्चंस और अभी भी आते हैं, तो आपको इस तरह क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। तो ये फंडा जो है ना, पावर्स वाला फंडा, आप हमेशा ध्यान रखें कैसे डील करना है, ठीक। अच्छा लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन करना। लास्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये एक जीपी नजर आ रही है मुझे। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है मुझे एक जीपी की फीलिंग दे रहा है। क्या दे रहा है मुझे जीपी की फीलिंग, कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ऐसे लिखा हुआ है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस Z4 प्लस Z5 बराबर 0 दिख रहा है ना, पक्का। तो यहाँ पे जीपी लगा लेते हैं, कितने पद हैं 6 हैं, तो z की पावर 6 - 1 अपॉन z - 1 बराबर 0। जीपी लगाना आना चाहिए, कॉमन रेशो आपका z है ही, तो z की पावर 6 ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा z की पावर 6 - 1 बराबर 0, तो z बराबर आ जाएगा 1 की पावर 1/6 आ गया। अच्छा 1 की पावर 1/6 है ना, तो 1 को क्या लिखेंगे पता ही है, e की पावर आएटा, भाई 1 का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, और थीटा कितना है 0, तो उसको लिख सकते हैं 2k/6, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। बस आप की वैल्यू रखते जाना, आपका आंसर आ जाएगा। की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे, ये आपका आंसर है। अब हम पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, है ना। पहला वाला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, आपको दिख रहा होगा जीपी है, क्या है जीपी। आप इसको उल्टा देखिए, इसको उल्टा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा फील आएगा आपको। 1 - z प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4 बराबर 0, ठीक है। दिख रहा है जीपी है सबको, ठीक। अगर जीपी है तो जीपी का सम निकाल लेते हैं। कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस आर की पावर n, आर कौन है माइनस जेड की पावर n अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू 0, यही होगा। भाई आपने यहाँ पर जीपी का फॉर्मूला लगा लिया, जब आपने जीपी का फॉर्मूला लगाया तो क्या होगा 1 माइनस आर, आर कौन है माइनस जेड की पावर 5, कितने पद हैं सॉरी 1 2 3 4 5 पद है, ठीक है, आ जाएगा राइट। अच्छा यहाँ से कितना आएगा, देखिए माइनस आपको दिख रहा है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो z की पावर 5 प्लस 1 बराबर 0, तो z की पावर 5 बराबर आ गया -1 आया। अच्छा -1 जो है, -1 को मैंने लिखना 50 बार सिखा दिया आपको। -1 को कैसे लिखते हैं,
माइनस वन लिखते हैं, जनरलाइज लिखना हो तो ई की पावर आएटा 2k पाई प्लस पाई, जनरलाइज चाहिए तो z की पावर, z बराबर क्या आ जाएगा, तो z बराबर आएगा ई की पावर आएटा, है ना, 2k पाई प्लस पाई बटा 5। कहीं भी आपको लगे सर दिक्कत है, अरे याद रखो यार, स्टैंडर्ड है। अगर मुझे 1 लिखना है तो ई की पावर आएटा 2k पाई, अगर -1 लिखना है तो ई की पावर आएटा 2k पाई प्लस पाई, जनरल फॉर्म में लिखना है तो, ठीक है, हमेशा याद रखो, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आगे यहाँ तक आने के बाद आप के वैल्यू रखना चालू करेंगे। हम के वैल्यू रखेंगे 0 1 2 3 4, है ना, के वैल्यू हम रखेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, जो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने कराया था उसमें भी मुझे एक बात बतानी है, तो लगे हाथ में यहाँ पर, और उसी क्वेश्चन की एक बात यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, जब आप के वैल्यू 0 रखेंगे, जेड की कोई ना कोई वैल्यू आने वाली है, जो भी आएगी, की बार आएटा पाई फाई फाई आएगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। जब मैं के वैल्यू 1 रखूंगा, के वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा 3 पाई बाई 5, यहाँ से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं के वैल्यू 2 रखूंगा, है ना, तो ये आएगा ई की पावर आएटा पाई, ई की पावर आएटा पाई होता है -1, कितना होता है -1, ठीक है। यहाँ लफड़ा एक्चुअली, जब आप के वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ से आएगा ई की पावर आएटा पाई विच इज -1। क्या -1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा? भाई जो आपने रूट निकाला है ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अगर ये आंसर है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो z बराबर -1 रखो इसमें, z बराबर -1 अगर आप इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव 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 सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि z बराबर -1 रखने पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो k बराबर 3 रखने पे जो आंसर आएगा वो भी सही है, k इक्वल्स टू 4 रखने पर आंसर आएगा वो भी सही है, केवल ये रिजेक्ट होगा, ये सही है, ये सही है, और यहाँ से 2 और आने वाले हैं। कौन कौन से 2 आने वाले हैं? k बराबर 3 रखकर और k बराबर 4 रखकर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया है कि मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। बच्चा कहता है सर 5 आंसर होंगे, नहीं बेटा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यूनिक होगा, आपको दिख जाएगा अलग से। अब जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने करा था, है ना, जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने करा था उसमें क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था भाई? पिछले वाले क्वेश्चन में था 1 + z + z² + z³ + z की पावर 4 + z की पावर 5 बराबर 0 था, यही था ना। आपने इसमें जीपी लगाई तो z की पावर 6 - 1/z - 1 बराबर 0, तो z बराबर आया 1 की पावर 1/6। आपने इसको क्या लिखा? e की पावर आएटा 2k पाई / 6, ये लिखा आपने। अब आप इसमें k के लिए 0 रखो, है ना, k के लिए 0 रखोगे कोई लफड़ा नहीं है, k के लिए 1 रखोगे कोई लफड़ा नहीं है ना, ठीक है। 0 रखोगे लफड़ा है। k बराबर 0 पर क्या आएगा बेटा? z1 आ जाएगा। k बराबर 0 रखने पे z1 आ जाएगा। अब z1 आ गया भैया, तो z = 1 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा। z = 1 रखोगे तो 10 तो सब पॉजिटिव आ रहे हैं, 0 कैसे आएगा? ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि जो आप आंसर निकाल रहे हो, पूछेगा कितने z की संख्या बताओ, बच्चा बोलता है सर 7 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, क्योंकि 1/6 देख के वो 6 बोल देता है, लेकिन उसको याद ही नहीं रहता कि z = 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, राइट। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन में से आपको एक तो बता देता हूँ मैं, लास्ट वाले की हिंट देता हूँ, वो आपको खुद करना है। कैसे करना है देखिए, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को? इसको लिख लेते हैं हम लोग लास्ट वाले को ना, लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ पहले मैं। तो z की पावर 6 बराबर क्या लिखूँगा मैं लिखूँगा 1 + 5 आएटा / 3 आएटा -2, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 - 3 आएटा और -2 - 3 आएटा, ठीक है। एक ट्रिक मैंने सिखाई थी, वो ट्रिक भी लगा सकते हैं आप लोग। तो कितना आ जाएगा? ये आएगा -10 आएटा, ये आएगा -3 आएटा, ठीक है ना, ये -10 आएटा आएगा, -3 आएटा आएगा, और कितना आएगा भैया? और कितना आएगा? एक आएगा -2 आएगा, ठीक है, और ये आएगा -15 आएटा स्क्वायर, यानी +15 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय कितना आएगा? डिवाइड बाय आएगा 4 और +9 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 13, है ना, ये आएगा -13 आएटा डिवाइड बाय 13, ठीक है। तो z की पावर 6 बराबर 1 - आएटा, ठीक है, z की पावर 6 बराबर 1 - आएटा। बस हो गया क्वेश्चन, आप सॉल्व कर लेना। क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। तो z की पावर 6 बराबर 1 - आएटा आ गया, तो पहली बात तो 1 - आएटा को लिख लो आप, है ना, 1 - आएटा। 1 - आएटा का r कितना होगा? √2, ठीक है, और थीटा कितना होगा? -π/4। थीटा कितना होगा? -π/4। तो r कितना होगा? √2, थीटा कितना होगा? -π/4। तो कैसे लिखेंगे? e की पावर, है ना, इसको लिखेंगे √2, e की पावर आएटा, है ना, 2k पाई और -π/4, ठीक है। और ये बन जाएगा z बराबर √2 की पावर 1/6, और ये बन जाएगा e की पावर आएटा 2k पाई -π/4 डिवाइड बाय 6, ठीक है। उसका देख के करके आप k की वैल्यू रखते जाएंगे और आपके आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड नंबर का, अगर उसकी मैं बात करूं, है ना, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं,
तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है ना। मैं आपको हिंट दूंगा लेकिन क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो अभी आपको दिखने वाला है, सब चीज़ आपको दिख जाएंगी, लेकिन सॉल्व आपको ही करना है। देखिए वो कहता है ये चीज़ a प्लस आइटा बी के पदों में है, यानी a प्लस आइटा बी के बराबर है। बेसिकली ये कह रहा है वो आपसे, क्या कह रहा है आपसे वो 2 प्लस 11 आइटा की पावर 1/3 जो है वो a प्लस आइटा बी के बराबर है। यही तो कहने का मतलब है, और क्या मतलब है, इस बात का मतलब यही है। ठीक है, तो आप दोनों तरफ क्यूब ले लीजिए, दोनों तरफ आप क्यूब ले लीजिए। यहाँ पर 11 आ जाएगा आइटा, अच्छा यहाँ क्यूब लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ क्यूब लेंगे तो a क्यूब आएगा माइनस आइटा b क्यूब आएगा प्लस 3a आइटा b और a प्लस आइटा b आएगा। आ गया, तो यहाँ तक कितना आएगा, यहाँ तक आने के बाद क्या होगा a क्यूब आ गया। ठीक है, अच्छा a क्यूब के बाद क्या आएगा 3ab माइनस का 3ab स्क्वायर आएगा प्लस आयोटा। ठीक है, आयोटा तो कितना आएगा 3a स्क्वायर b आएगा और माइनस का b क्यूब आएगा। क्लियर है, अब कंपेयर करो, तुलना करो, रियल पार्ट की रियल पार्ट से तुलना करो, ठीक, और इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट से तुलना करो। समझ में आ गया भाई, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर दो, सॉल्व कर लेंगे, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का काम आपका रहेगा, ध्यान रखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो आप कर लीजिएगा। ए का मान जो मेरे पास लिखा हुआ है वो 2 और बी का मान शायद मेरे पास 1 लिखा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। ए का मान 2 और बी का मान 1 है या उल्टा है, मैं देख लेता हूँ अब आंसर कितना होगा, मैं आपको देख के बताता हूँ। ए बराबर 2 और बी बराबर 1 लिखा हुआ है मेरे पास, समझ में आ गया। ए बराबर 2 और बी बराबर 1 लिखा हुआ है, तो देख लीजिए, सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। तो 8 माइनस 6 2 आ रहा है, करेक्ट है। यहाँ से कितना आएगा 4 3 12 माइनस, ठीक है, करेक्ट है। एक तरीका तो यही। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका आप बताओ क्या होगा इसको अगर हम सोचें तो दूसरा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वही जो हम करते आए हैं, है ना भाई। इसको करना क्या है, वही सेम तरीका। बेसिकली इसको क्या देख सकते हैं, 1/3, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वही r की पावर 1/n e की पावर आइटा 2m पाई प्लस थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन फिर भी रहेंगे। क्या करेंगे, इसको देखो कैसे करेंगे, देखते जाना आप, मैं कैसे कर रहा हूँ। इसका r निकालो, r कितना आएगा, r आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी r कितना आएगा, r आएगा 4 प्लस 121 यानी 5 आ जाएगा। r कितना आएगा 125 तो किसी का होता ही नहीं है ना, तो जो भी होगा 125 मतलब क्या होगा 25 × 5 यानी कितना हो गया 5 × 5 आ गया ना r, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, है ना। अच्छा थीटा निकालेंगे, है ना, थीटा, तो tan थीटा कितना आ रहा है 11/2। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 5√5 की पावर 1/3, है ना, 5√5 की पावर 1/3, है ना। इसका जो रूट आ रहा है 5√5 आ रहा है, तो 5√5 की पावर 1/3 और आगे क्या लिखा जाएगा e की पावर आइटा 2k पाई प्लस थीटा डिवाइड बाय 3, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, थीटा कहाँ से आएगा, थीटा यहाँ से आएगा, जो भी आएगा, क्योंकि एंगल बड़ा अजीब सा है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टफ होने वाला है क्वेश्चन, है ना, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, मैं आपको सही बताऊँ तो। और उसने बोला न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक रखता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम बताना ही भूल गए, इस क्वेश्चन में सबसे न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक बोला उसने, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अगर न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है तो थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या लोगे भाई, थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 लोगे, थीटा की मिनिमम वैल्यू सॉरी के बराबर हम क्या लेंगे 0 लेंगे। ठीक है, के बराबर 0 लेने पर ही इसका न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक आएगा, है ना, के लिए 0 लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पूर्णांक है भाई, ये पूरा पूर्णांक है, जब पूरा पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, के लिए 0 लेते ही न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक देगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5√5 की पावर 1/3, ठीक है ना, और ये आएगा e की पावर आइटा θ/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वांटिटी अननोन है, वो कौन सी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी जो अननोन है वो है अपने पास e की पावर आइटा θ/3, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 5√5 की पावर 1/3 और इसको लिखा जाएगा cos θ/3 प्लस आइटा साइन θ/3। ठीक है, अब वो आपको कैलकुलेट कैसे करना है, वो आपको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। tan थीटा पता है, तो tan थीटा की सहायता से आप sin थीटा और cos थीटा निकाल लेना। ठीक है, और sin थीटा और cos थीटा जब आ जाएगा तो उसकी सहायता से आप cos θ/3 और sin θ/3 निकाल लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर फिर भी मैं कहूँगा ये अप्रोच इस केस में ज़्यादा टफ पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा टिक्नोमेट्री की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले आप क्वेश्चन को फील करिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ये जो चीज़ है वो a प्लस आइटा b की फॉर्म में आने वाली है, कोई बात नहीं, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, z की पावर 1/3 जैसे सॉल्व करते थे। z की पावर 1/3 को मैंने क्या लिखना सिखाया था, जैसे z की पावर 1/n को मैंने क्या लिखना सिखाया था,
z की पावर 1/n को मैंने लिखना सिखाया था r की पावर 1/n e की पावर आयटा 2k पाई प्लस थीटा, है ना, बाय n, ये लिखना मैंने आपको सिखाया है ना। मैंने जितने क्वेश्चन कराए सब में मैंने यही फंडा यूज़ किया है, ठीक है। हमने हमेशा ये लिखना सीखा है। अच्छा, सबसे पहले हमने इसका r निकाला, इसका r आएगा √125। √125 का मतलब होता है 25 × 5, 5√5 इसका r आ गया। अच्छा, थीटा हमने निकाल लिया, tan थीटा क्या होता है, इमेजनरी अपॉन रियल, तो 11/2 आ गया। क्लियर। तो हमने लिखा कैसे, इस पार्ट को मैं कैसे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस, क्या लिखूंगा, r की पावर 1/n यानी 5√5 की पावर 1/n 1/3, फिर e की पावर आयटा लिखेंगे, फिर 2k पाई लिखेंगे, 2k पाई प्लस फिर थीटा आता है डिवाइड बाय n, तो 2k पाई प्लस थीटा बाय 3 आ गया। अब आपको न्यूनतम धनात्मक कोणांक बोला था, तो न्यूनतम धनात्मक कोणांक कब मिलेगा, जब k 0 होगा, ठीक है ना। जैसे ही k 0 हो जाएगा तो ये न्यूनतम धनात्मक कोणांक होगा। जैसे जैसे k बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव में, तो वैसे वैसे क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो आपको न्यूनतम धनात्मक कोणांक चाहिए था, इसलिए आपको k के लिए 0 लेनी पड़ेगी। उसका इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1821 799, या आप बोल सकते हैं 180021217999, इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।